Hello everyone and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll start with the first chapter of Learning and Teaching of Semester 2 B.Ed exam. So let us begin with the chapter. Chapter is Process of Learning. Meaning of learning. Learning is the process by which we gain new knowledge, skills, attitude, values और habits. हम सबको पता है कि लर्निंग का मतलब क्या है, कि हम लोग किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं, वो भी हमारे लर्निंग पे डिपेंड करता है. थिंक ऑफ इट एज द वे आवर ब्रेन कलेक्ट स्टोर्स एंड यूजेस इंफॉर्मेशन. सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बेबी है वो वॉक करना या बात करना सीख जाता है. बच्चे जो है वो स्कूल जाने के बाद धीरे धीरे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं. जैसे ही हम काम करने लगते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगते हैं, तो वो सब एक लर्निंग है. की आइडियाज़ क्या है? लर्निंग हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड टीचिंग. कितने लोग होते हैं बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है, बट वैसा नहीं होता है. लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंस से होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है और टीचिंग से होता है. इट कॉजेज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और थिंकिंग. ये हमारे बिहेवियर में भी डेवलपमेंट लाता है और काफ़ी चेंजेस लाता है. और एक नेचुरल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि हम मरने तक हम लोग कुछ ना कुछ लर्न करते हैं. छोटे से लेके बड़े चीज़ तक कुछ भी हो, हम कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हैं. तो वो एक लर्निंग जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्निंग जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है. लर्निंग हमारे अंदर चेंज लाता है. लर्निंग का एक पर्पस होता है. अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहती हूँ, क्यों? मेरा एक पर्पस है कि मुझे अकाउंट सीखना है या मुझे मार्केटिंग लाइन में जाना है, तो एक पर्पस होता है लर्निंग का. लर्निंग इज़ एक्टिव. वो एक एक्टिव होता है, मतलब उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है. ये सिर्फ रीडिंग और लिसनिंग से नहीं होता है. थिंकिंग प्रोसेस, इसमें काफ़ी सारे कॉग्निटिव स्किल्स यूज़ करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. लर्निंग इज़ एन इंडिविजुअल प्रोसेस और फिर इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. और जो लर्निंग है इट कैन बी री इन्फोर्स्ड, मतलब रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस जो होता है वो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. जो इसको मैंने अच्छी तरीके से इलैबोरेट किया, आपको मैं हेडिंग बता दे रही हूँ उसका मतलब. बाकी ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको उसको जितना स्ट्रेच कर सकते हो, जितने एग्जाम्पल्स दे सकते हो वो दे देना. प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस क्या है? लर्निंग हैपन्स बेस्ट व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी. जब वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी होता है तभी ही लर्निंग हो सकता है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट यानी इट लर्निंग इज़ एन्जॉयबल और गिव्स अ सेंस ऑफ सक्सेस, इट इज़ रिमेंबर्ड बेटर. जितना जॉयफुल होगा, जितना प्ले वे मेथड यूज़ होगा, उतना अच्छे से लर्निंग जो होता है वो जल्दी हो जाता है. Then principle of interest. Interest increases attention. If a learner is curious or excited about a topic, they learn it faster and better. तो ये हम सबको पता है, अगर इंटरेस्ट हो, क्यूरियोसिटी हो, तो जो हमारा जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत फास्ट हो जाता है. तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो टीचर्स इसको किस तरीके से कर सकते हैं? वो गेम्स, स्टोरीज़, इस तरह जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो एक स्टोरी की तरह से पढ़ाने से बच्चों को जितना इंटरेस्ट आएगा. अगर आप सिर्फ बुक से रीडिंग कर दोगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा. तो हमें उस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़े. प्रिंसिपल ऑफ यूज़ इट और लूज़ इट. इफ़ यू डोंट यूज़ वॉट यू हैव लर्न यू विल फॉरगेट इट. ये तो बहुत ही लाइकली, इट्स वेरी ऑब्वियस. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग अ न्यू वर्ड इन इंग्लिश टुडे. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं कि आई एम हंग्री. हंग्री को हम लोग फैमिश्ड भी बोलते हैं, आई एम फैमिश्ड. तो अगर जैसे आपने आज वर्ड यूज़ किया फैमिश्ड, अगर उस वर्ड को आप हर दिन थोड़ा थोड़ा यूज़ नहीं करोगे तो मोर लाइकली आफ्टर फ्यू डेज यू विल फॉरगेट द वर्ड. Then we have principle of association. New learning is easier when it is linked with previous knowledge. Example, if you already know addition, learning multiplication is easier. Principle of recency. The most recent things we learn are remembered better. That's why last minute revision before an exam can be helpful. हमने लास्ट मिनट में रिविजन किया होगा, जो भी हमने अभी पढ़ा सोचो, तो वो नेक्स्ट 10 मिनट्स से लेके 1 आवर तक आपको याद रहेगा और धीरे धीरे वो हमारे मेमोरी से इरेज हो जाता है. तो रिसेंटली जो हमने पढ़ा होता है वो हमें याद रहता है. प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल सेंसेस. वी लर्न बेस्ट व्हेन वी यूज़ मोर देन वन सेंस. आपको एक स्टोरी दे देंगे और कहेंगे इसको पढ़ो, या फिर कुछ एक टॉपिक दे देंगे कहेंगे पढ़ो. आप उसको सिर्फ रीड करके जाओ, आपको याद रहेगा, बट कुछ टाइम के बाद आप वो धीरे धीरे भूल जाओगे. उसमें से कुछ वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप भूल जाओगे. बट वही चीज़ अगर आपको एक मूवी के तौर पे दिखाया जाए, जहाँ पे आप देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, उसको फिर नोट्स भी बना रहे हो, तो वो जो है वो एक बेटर लर्निंग माना जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग के कितने टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला है सिग्नल लर्निंग. सिग्नल लर्निंग जो था, इट रेफर्स टू लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स एसोसिएटिंग अ सिग्नल और स्टिमुलस विद अ रिस्पॉन्स. एक
स्टिमुलस हम उसमें यूज़ करते हैं, एक सिग्नल यूज़ करते हैं, और ये जो सिग्नल लर्निंग था इट इज़ मोस्ट फेमस फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि इवान पैवलोव ने उसको एक जो थ्योरी है उसको डेवलप किया था। इस थ्योरी में क्या था, देखो अनकंडीशन, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि बिफोर कंडीशनिंग क्या था और आफ्टर ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग क्या है। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या था कि जब डॉग ने देखा कि उसके सामने खाना रखा है तो वो सैलिवेट करने लगा। नेक्स्ट में क्या हुआ, उसको बेल रिंग किया गया उसके सामने, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके लिए बेल क्यों रिंग हो रहा है। थर्ड में उसके बाद उसका ड्यूरिंग कंडीशनिंग में उसका क्या किया, सामने फूड रख दिया और फूड रख के बेल बजाया। तो अगेन द डॉग स्टार्टेड सैलिवेटिंग, क्योंकि उसको समझ आया कि जो बेल बजाया है दैट इज़ फॉर फूड, वो बेल जो बजाया है वो मुझे बुला रहे हैं कि आके खाओ। इसलिए लास्ट में आफ्टर कंडीशनिंग बिना फूड दिखाए ही जैसे ही बेल बजाया गया तो डॉग सैलिवेट करने लगा, क्योंकि वो समझ गया कि बेल बजने के बाद मुझे खाना मिलेगा। सो दिस इज़ सिग्नल लर्निंग, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोला जाता है। एग्जाम में कोई भी वर्ड वो यूज़ कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ पैवलोव, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये डायग्राम अपने दिमाग में छाप लो, ताकि जब आप इस चीज़ को डिस्क्राइब करो, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसको 2-3 लाइन में लिखोगे नहीं, एग्जाम है 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको उसको एलैबोरेट करना है जितना आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है, आप चाहो तो एक बार उसको रीड कर लेना। देन वी हैव SR लर्निंग, जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बोला जाता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ स्टिमुलस ट्रिगर्स अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। This is simple form of learning where an individual learns to respond to a given stimulus. The concept is based on the idea that learning is development of a connection between stimulus and response. ये है स्किनर्स का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उनका एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिसको बोला जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि फूड डिस्पेंसर एक है जहाँ से उसको फूड मिलता है, ठीक है। एक लिवर दिया गया है जहाँ पे रैट को कंटिन्यूसली उस लिवर को यूज़ करना है ताकि उसको खाना मिले। यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिक ग्रिड है कि उसको पता चले कि अगर वो उसको लिवर को नहीं यूज़ करेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, तो उसको पनिशमेंट के तौर में इलेक्ट्रिक ग्रिड से शॉक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, एनी इवेंट और सिचुएशन दैट इवोक्स अ रिस्पॉन्स, कोई एक ऐसा सिचुएशन जो आपको कुछ करने के लिए आपको मोटिवेट करे। रिस्पॉन्स क्या है, द बिहेवियर दैट फॉलोज द स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा जैसे ही वो रैट लिवर को पुल करता है तो उसको खाना मिलता है, तो वो है उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव क्या हुआ, अगर वो उसको नहीं करता है और वो वेट करता रहता है खाना मिलने के लिए, तो उसको इलेक्ट्रिक ग्रिड से इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो उसको समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। भले ही वी से दैट ह्यूमन बींग्स आर मोर इंटेलिजेंट एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, दैट इज़ वेरी ट्रू, बट स्किनर का जो स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने एक रैट को डाल के ये शो किया कि किस तरीके से नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हमारे बिहेवियर को, हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। इसको हम क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सोचो क्लासरूम में आपने एक टॉपिक लिया, बच्चों को पढ़ाया, उनको वो नहीं समझ आया, इफ़ यू स्टार्ट शाउटिंग ऑन देम, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो आपसे और कभी भी कुछ भी डाउट होगा वो आपको नहीं पूछेंगे। उनको पता है कि अगर हम डाउट पूछेंगे तो मैम डांटेगी, मैम पनिशमेंट देंगी या फिर मैम खड़ा कर देंगी, तो हमें बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब फील होगा, तो इस डर से वो और नहीं पूछेंगे। वहीं पे अगर आप बच्चों को एनकरेज करोगे, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे कि तुम जितना पूछना चाहते हो क्वेश्चन पूछो, आई एम देयर, आई विल गिव यू द आंसर, आई विल एक्सप्लेन यू इट 100 टाइम्स, तो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगा, उनको पता चलेगा कि मैम कुछ भी पढ़ाती है। अगर हमें एक चीज़ समझ नहीं आता है तो हम वो चीज़ 100 बार मैम से पूछेंगे तो भी मैम बताएंगे, दैट इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो आप जब ये स्किनर बॉक्स एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में, उसके साथ आप क्लासरूम का एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा, ताकि आप उसको और तरीके से और अच्छे से इलेबोरेट करके क्लास में एक्सप्लेन कर सको। फिर है चेन लर्निंग, जिसको चेनिंग बोलते हैं। चेनिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस लर्निंग जो होता है, कोई कोई सीक्वेंस में लर्न करना पसंद करता है, तो वो उस चीज़ को हमने चेनिंग के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चेनिंग में जैसे आप सोचो आपको एग बनाना है, एग बनाने का चेन क्या है, क्रैक द एग, पुल द शेल अपार्ट, पुट एग इनटू द बॉल एंड एग इज़ क्रैक्ड। तो ये एक प्रोसीजर के साथ जाता है, एक सीक्वेंस में जाता है। ऐसा तो नहीं है पहले अंडा फोड़ देते हैं फिर जोड़ देते हैं, वैसा तो नहीं होता है। तो उसका सीक्वेंस ही है कि आपको अंडा लेना है, उसको शेल को यू हैव टू पुल द शेल अपार्ट एंड देन एग जो है आपको बोल में डालना है, और उस तरीके से हमारा जो क्रैकिंग ऑफ एग है उसका प्रोसेस यहाँ पे, उसका सीक्वेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड चेन लर्निंग। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग बाइसिकल राइड करना सीखते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में बैठते पेडल नहीं मारते हैं, हम लोग पैर से धीरे धीरे साइकिल को ड्रैग कर करके आगे लेके जाते हैं ताकि हमें बैलेंसिंग आए।
बैलेंसिंग आने के बाद धीरे धीरे हम पेडलिंग करते हैं, फिर स्टीयर करते हैं, तो दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर। डॉग्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सब भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर। तो हम लोग पढ़ाई करते टाइम पे भी क्लास में हम लोग जब बच्चों को एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं तो एक सीक्वेंस में जाते हैं। हम बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाते हैं, जैसे हमें उन्हें फ्रैक्शन पढ़ाना है, तो जब तक हम उनको टेबल्स नहीं सिखाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाएंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस नहीं बताएंगे, हम उनको फ्रैक्शंस का सोल्यूशन करने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं। तो एक सीक्वेंस में जाना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग विच इज़ कॉल्ड चेन लर्निंग। देन वी हैव वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अब वर्बल एसोसिएशन लर्निंग के में क्या होता है कि वर्ड्स और वर्बल कॉन्सेप्ट जो होते हैं दैट इज़ कनेक्टेड विद द लर्नर। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ अबाउट बिल्डिंग एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स दे रिप्रेजेंट। इसमें क्या होता है, रिपीटेशन करते हैं हम लोग वर्ड्स का ताकि बच्चों को वो याद आए। एग्जाम्पल क्या है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। व्हेन यू लर्न द वर्ड एप्पल इन अ न्यू लैंग्वेज यू एसोसिएट इट विद द ऑब्जेक्ट फ्रूट। ठीक है, तो हम लोग एक वर्ड, आजकल जैसे कोरियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चों को कोरियन लैंग्वेजेस भी याद हो गए हैं, सब कोरियन सीरीज़ देखते रहते हैं। उसमें उनको पता है कि जैसे थैंक यू कैसे बोलते हैं या फिर हेलो कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो उनको कैसे याद रहता है, क्योंकि वो पिक्चराइज क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड। ठीक है, वैसे ही सोचो आप, कोई नॉन ओडिया है, नॉन ओडिया को नहीं पता कि एप्पल को क्या बोला जाता है। ठीक है, हमें पता है कि ओडिया में हम सेव बोलते हैं। तो जब हम एक नॉन ओडिया बच्चे को सिखाएंगे कि एप्पल को हम सेव बोलते हैं ओडिया में, और उसने वो वर्ड लर्न कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी उसके सामने सेव बोलेगा, उसके दिमाग में क्या पिक्चराइज होगा, एक एप्पल पिक्चराइज होगा। तो उस तरीके से रिपीटिशन से हम वर्बल एसोसिएशन लर्निंग करते हैं। फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें क्या होता है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलाई बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस। ठीक है, जहाँ पे जो स्टिमुलस चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और दूसरे स्टिमुलस को इग्नोर करना। कैसे, जैसे ड्राइविंग अ कार। अ ड्राइवर लर्न्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट्स। दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ईच अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ ईच कलर। ऑफकोर्स जो ड्राइव कर रहा है उसको ट्रैफिक लाइट के बारे में बताया जाता है और हर कलर में वो डिफरेंट रिस्पॉन्स करता है। कलर्स यहाँ पर स्टिमुली हैं, तो वो स्टिमुलस में, हर स्टिमुलस में अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसको सिखाया गया व्हाट इज़ रेड लाइट, व्हाट इज़ येलो लाइट एंड व्हाट इज़ ग्रीन लाइट। जैसे लर्निंग अबाउट एनिमल्स, अ चाइल्ड लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डॉग एंड अ कैट एंड अ रैबिट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल फीचर्स। तो इस तरीके से मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। फिर है लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट। लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मेंटल कैटेगरी दैट हेल्प इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कॉमन फीचर्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट लर्न किया बर्ड। You learn that a bird has feathers, can fly and lay eggs. You group animals like sparrows, eagles and parrots under the concept bird. हमको नहीं पता था पहले, जब बच्चे होते हैं वी नो ओनली एनिमल्स, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, ऐसे। ठीक है, बच्चों को पेट एनिमल, जब वो नर्सरी में होते हैं उनको पेट एनिमल में काऊ, हॉर्स, ये सब भी बोला जाता है। ठीक है, तो उनको पता है कि हाँ पेट एनिमल वो जिनको हम पालते हैं। बट जैसे ही वो क्लास 1-2 में जाते हैं उनको डिफ्रेंशिएट लर्निंग करवाया जाता है, जहाँ पे उनको पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में डिफरेंस बताया जाता है। अब क्या डिफरेंस है, पेट एनिमल में एक्चुअली काऊ नहीं आता है, काऊ कम्स इन डोमेस्टिक एनिमल। वाई, क्योंकि पेट एनिमल में सिर्फ वही एनिमल आते हैं जिनको हम लेजर के लिए, प्यार से, क्योंकि वो क्यूट होते हैं, उनको हम लोग घर पे रखते हैं। डॉग्स को हम लोग प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, कैट हम लोग रखते हैं क्योंकि हमें पसंद है, एल्बिनो, रैट्स, माउस रखते हैं सब लोग। लेकिन डोमेस्टिक कौन होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें कुछ फ़ायदा होता है। काऊ से वी गेट मिल्क, मिल्क से वी गेट घी। ठीक है, कैमल से वी गेट मिल्क। तो उस तरीके से जैसे हम लोग कार्ट्स चलाने में बुल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉर्स को राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से दे कम इन डोमेस्टिक कैटेगरी। तो धीरे धीरे जब बच्चों को डोमेस्टिक का मतलब समझ आता है तो वो एनिमल्स को उसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो ये होता है लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट। देन वी हैव लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो बच्चों को समझना पड़ता है, वो उनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। जैसे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हो गए, लर्निंग दैट 2 + 2 = 4 इज़ अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स। वंस बच्चे समझ जाते हैं एडिशन कैसे किया जाता है, उसका क्या लॉ है, उसका क्या रूल है, उसके बाद आप उनको 1000 + 10,000 भी दोगे तो वो कर लेंगे। दैट इज़ लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आ जाता है, बच्चों का जो कॉग्निटिव स्किल होता है वो यूज़ होता है, वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, उसको वो आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पजल सॉल्व करना,
मैथ्स का कोई प्रॉब्लम दे दिया, अलजेब्रा दे दिया, उसको सॉल्व करना। तो इसमें की पॉइंट क्या होता है कि बच्चे अपना क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं और जो जो प्रिंसिपल्स उन्होंने लर्न किए उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है? पहला है पर्सनल फैक्टर, जैसे एज एंड मैच्योरिटी। एज एंड मैच्योरिटी के हिसाब से हम लर्निंग कर पाते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते जितना बड़े मैच्योर लोग कर सकते हैं। मोटिवेशन, अगर बच्चों में मोटिवेशन ना हो तो वो लर्न नहीं करेंगे, तो टीचर्स का मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, किसी का पहले से ही वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। कोई कोई एक्सट्रिंसिक होते हैं जिसमें उनको रिवॉर्ड देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है कि नहीं तुम लर्न करो, तो वो सब मोटिवेशन में आ जाता है। फिर इंटेलिजेंस में आ जाता है, किसका कितना कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, इंटरेस्ट किसका कैसा है, एटीट्यूड किसका कैसा है। पॉजिटिव एटीट्यूड वालों का जल्दी लर्निंग होता है क्योंकि उनका फोकस बहुत क्लियर रहता है। तो ये सब पर्सनल फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं, जिसको हम लोग इंटरनल इन्फ्लुएंसेस भी बोलते हैं। उसमें एक और है हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन। पुअर हेल्थ, फैटिग रहेगा तो ऑफकोर्स लर्निंग डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर फिजिकल एबिलिटी अच्छा होगा तो लर्निंग ईजी हो जाएगा। मेंटल हेल्थ कैसा, आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होगा या फिर काम नहीं होगी, इमोशनली इम्बैलेंस होगी, तो आपको लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर लर्निंग स्टाइल कैसा है, कोई कोई विजुअल लर्निंग अच्छा करता है, कोई कोई ऑडिटरी लर्न करता है, कोई कोई वीडियोस देख के अच्छे से लर्न कर लेता है, तो सबका लर्निंग स्टाइल अलग होता है। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। प्रीवियस नॉलेज आपका कैसा है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा उसको आगे का टॉपिक समझ नहीं आएगा। ऑब्वियस ही बात है, हम क्लास 1, 2, 3, 4 क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे हमने क्लास 1 में एडिशन पढ़ा, 2 में सब्ट्रैक्शन पढ़ा, 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, तो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, समहाउ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो प्रीवियस नॉलेज अगर नहीं होगा तो ऑफकोर्स आगे का लर्न करने में बहुत डिफ़िकल्टी होता है। सेकेंड फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। होम का एनवायरनमेंट कैसा है, पीसफुल है या नहीं? अगर पीसफुल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो ऑफकोर्स लर्निंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का वेल ऑर्गेनाइज होना, क्लासरूम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज होना, टीचर्स का एकदम पॉजिटिव बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। टीचर का रोल कैसा है, पीयर का इन्फ्लुएंस कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। टीचिंग मेथड्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, कि वही ओल्ड स्कूल है या फिर नए मेथड्स, टीचिंग मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो सब हमारे बच्चों के जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। कल्चरल एंड सोसाइटल वैल्यूज़ उनके कैसे हैं, किसी किसी ट्रेडिशन में होता है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए देते ही नहीं है, तो वो सब भी बहुत मैटर करता है। रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, बुक्स हैं या नहीं, इंटरनेट है या नहीं, लाइब्रेरी है या नहीं, बच्चों के पास वो सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। टाइम्स और स्केड्यूलिंग कैसा है उनका, क्या उनको सफिशेंट टाइम मिलता है, क्या उनको सफिशेंट ब्रेक मिलता है, ज़्यादा ओवरलोडेड टाइम टेबल तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके लर्निंग को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लर्निंग का प्रोसेस क्या है। There's a process of learning which we'll be discussing now. पहला है अटेंशन। अटेंशन हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हम बाकी आउटर चीज़ों को इग्नोर करके जिस चीज़ को हमें लर्न करना है उसके ऊपर पूरी तरह से अटेंशन के साथ लर्न कर सकें। फिर सेंसेशन। सेंसेशन क्या होता है, द इनिशियल डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुली थ्रू सेंस ऑर्गन्स। कहाँ पे आपको किस तरीके से अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करना है, लिखना कहाँ है, सुनना कहाँ है, सोचना कहाँ है, वो सेंसेशन की बहुत ज़रूरी है व्हाइल यू आर लर्निंग। परसेप्शन, द इंटरप्रिटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स इनटू मीनिंगफुल पैटर्न। किस तरीके से आपको रॉ डेटा जो आपने पढ़ा उसको किस तरीके से आपको समझना है, कैसे प्रायर नॉलेज को यूज़ करके प्रेजेंट नॉलेज को आपको समझना है, दैट ऑल कम्स इन परसेप्शन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, वो आपको हेल्प करता है एक जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। अगर आप अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन आपका हो गया तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, आप समझ जाओगे फाइनली कॉन्सेप्ट में क्या समझाना चाहते हैं, वो फॉर्मेशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे अटेंशन का डेफिनेशन दिया है। टाइप्स ऑफ अटेंशन हमारे वॉलंटरी अटेंशन हो जाता है जहाँ पे फोकस होता है, लिसनिंग अटेंटिवली इन द क्लास, इसका एग्जांपल दिया है। नॉन वॉलंटरी अटेंशन में आ जाता है जो कि अनकॉन्शियसली वी लर्न समथिंग फ्रॉम द क्लास। उसके बाद सेकंड है सेंसेशन, उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स में है, क्वालिटी क्या है, सेंस ऑर्गन हमें साउंड, लाइट, पेन ये सब समझना है। इंटेंसिटी में हमारा क्या है कि हमें स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस, कितना हमें किस टॉपिक को कितना ग्रास्प करना है, कितना नहीं करना है। टाइप्स ऑफ सेंसेशन में हमारा विजुअल आ जाता है, ऑडिटरी आ जाता है, टच आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, स्मेल आ जाता है, बॉडी मूवमेंट आ जाता है। तो इसको बस एक पिक्चराइज़ किया हुआ है मैंने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मेन है कि आपको इसके मीनिंग समझ आने चाहिए और इसको किस तरीके से इलेबोरेट करना है। गिव एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू नो, जितना अपना डेली लाइफ का एग्जाम्पल, क्लासरूम का एक्सपीरियंस का आप एग्जाम्पल दे सकते हो दे दो, कुछ आपको सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है।
थर्ड है परसेप्शन. परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी डेटा टू क्रिएट मीनिंगफुल एक्सपीरियंस. इसके स्टेजेस क्या हैं? स्टेज ऑफ प्योर सेंसेशन जहाँ पे रॉ डाटा हम रिसीव करते हैं. स्टेज ऑफ एसिमुलेशन जहाँ पे रॉ डेटा को हम लोग कंबाइन करते हैं उस जिसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट पढ़ाई भी आ जाता है. स्टेज ऑफ सिम्बॉलिक परसेप्शन इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग एंड सिम्बलाइजिंग. जैसे लेटर्स को रिकग्नाइज करना, वर्ड्स को रिकग्नाइज करना, पिक्चर्स को रिकग्नाइज करना, ये सब सिम्बॉलिक परसेप्शन में आ जाता है. नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, ये थोड़ा पढ़ लो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका सेंसेशन और परसेप्शन रिलेटेड आया या फिर ये वाला टॉपिक आपका आया जहाँ पे आपको ये सब अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन ये सब समझाना है, तो उसमें आप ये ज़रूर लिखिएगा. एक प्लस पॉइंट हो जाता है, प्लस आप इसमें थोड़ा ऐड करने से आपका मार्क्स के हिसाब से आपके जो पेजेस हैं वो भी भर जाते हैं. तो फीचर्स में आ जाएगा हमारा सेंसेशन और परसेप्शन में नेचर कैसा है, पैसिव एंड एक्टिव. फिर सेंसेशन में हम लोग डिटेक्ट करते हैं स्टिमुली और परसेप्शन में हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं स्टिमुली का. सेंसेशन में हम लोग सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, परसेप्शन में हम लोग अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, हमारा इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं. सेंसेशन का एग्जांपल है हियरिंग अ साउंड, परसेप्शन का है रिकग्नाइजिंग इट एज अ डॉग्स बार्क. डॉग बार्क कर रहा है या फिर काउ मूव कर रहा है, वो सब हमें जो समझ आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन. लास्ट है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो होता है वो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे आप पूरा कॉन्सेप्ट फाइनली समझ जाते हैं. इससे हमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में आइडेंटिफाई करना है, फोकस करना है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है. जैसे कि एग्जांपल दिया है सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन ट्रेट्स उनके क्या हैं, कि हर डॉग में कॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है. तो वो जो हम इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं दैट कम्स इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. नाउ डेफिनेशन ऑफ मेमोरी. मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज़ अ मेंटल कैपेबिलिटी और फैकल्टी बाय विच द माइंड स्टोर्स, रिटेन्स एंड रिट्रीव्स इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन को लर्न करके रखना, उसको फिर से यूज़ करना, अपने नॉलेज में यूज़ करना, दैट इज़ मेमोरी. आपको याद रहता है या नहीं. अब मेमोरी के टाइप्स क्या हैं? मेमोरी इज़ क्लासिफाइड इन वेरियस वेज बेस्ड ऑन उसके ड्यूरेशन, कंटेंट एंड फंक्शन. अब ड्यूरेशन के फंक्शन, अगर हम लोग ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर हम लोग डिफाइन करें टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहला आ जाता है सेंसरी मेमोरी, जहाँ पे ब्रीफ इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे 2 से 3 सेकेंड हमें लगता है, जो हमें हेल्प करता है टू अस होल्ड इम्प्रेशन लॉन्ग इनफ टू बी प्रोसेस्ड. आइकॉनिक मेमोरी जैसे विजुअली हम लोग कुछ देखते हैं या फिर ऑडिटरी हम लोग कुछ सुनते हैं, तो वो ड्यूरेशन हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता समझने के लिए. शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारा आ जाता है जिसमें ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी, होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन 7 से 1-2 ज़्यादा 1-2 कम फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. ईजिली डिस्ट्रप्टेड अनलेस रिहर्स्ड. अगर रिहर्स नहीं करोगे तो फिर वो आराम से हम लोग भूल भी सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर किसी का याद करना. फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसमें स्टोर्स इन्फॉर्मेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि बहुत देर तक हम लोग अपने दिमाग में स्टोर करके रख पाते हैं. बेस्ड ऑन कंटेंट एंड फंक्शन में आ जाता है एपिसोडिक मेमोरी, मेमोरी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट, जहाँ पे आपने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, वो एपिसोडिक मेमोरी होता है. फिर सिमेटिक मेमोरी जहाँ पे मेमोरी ऑफ फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, जैसे कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, जो हम लोग नॉर्मल मेमोराइज करते हैं वो दैट कम्स इन सिमेटिक मेमोरी जिसमें फैक्ट्स और जनरल नॉलेज होता है. हैबिट मेमोरी हमारे मोटर स्किल्स इसमें जैसे ब्रशिंग, टेकिंग बाथ, स्विमिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, ये सब हमारे हैबिट मेमोरी में जिसको प्रोसीजरल मेमोरी भी बोलते हैं. फिर रोट मेमोरी मतलब रट्टा मारना हम लोग जिसको बोलते हैं दैट कम्स इन रोट मेमोरी. रिमोट मेमोरी यानी रेफर्स टू मेमोरीज ऑफ डिस्टेंट पास्ट, जैसे आपने किंडरगार्टन में आपके टीचर का नाम क्या था, एकदम डिस्टेंट पास्ट है, उन सबको याद करना, दैट कम्स इन बेस्ड ऑन कंटेंट एंड फंक्शन. इंडिकेशन ऑफ अ गुड मेमोरी. अ गुड मेमोरी क्या होता है? पहला है रैपिड लर्निंग, ऑफकोर्स जल्दी लर्न होता है. लॉन्गर रिटेंशन मतलब ज़्यादा देर तक स्टोर कर पाते हैं. अर्ली एंड एक्यूरेट रिकॉल और एकदम करेक्ट रिकॉल आप कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा कुछ रिकॉल होता है, आप एकदम परफेक्ट रिकॉल कर लेते हैं. रैपिडली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कोई भी चीज़ों को या किसी इंसान को. अब इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं मेमोरी का? रेसिटेशन से. ऑफकोर्स एक्टिव रिकॉल करते रहेंगे, अगर हम लोग रिसाइट करते रहेंगे तो वो हमारे एक्टिव लर्निंग में हेल्प करता है, जिसमें हम लोग बार बार रिसाइट कर, जैसे बच्चों को बोला जाता है पोएम रेसिटेशन करते रहो, तो उससे क्या होता है उनको याद हो जाता है. इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग अ डेफिनेशन यू से इट अलाउड सेवरल टाइम्स इन योर ओन वर्ड्स, दिस बिल्ड स्ट्रॉन्गर न्यूरल पाथवेज.
ओवर लर्निंग क्या होता है? ओवर लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग टू स्टडी और प्रैक्टिस अ स्किल और इन्फॉर्मेशन इवन आफ्टर इट हैज़ बीन मास्टर्ड। मास्टर करने के बाद भी उस चीज़ को बार बार आप अगर पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे, ऑब्वियसली वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और वो किस तरीके से हेल्प करता है यहाँ दिया गया है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, आफ्टर लर्निंग अ पोएम और फॉर्मूला करेक्टली यू कीप प्रैक्टिसिंग इट सेवरल मोर टाइम्स इवन व्हेन यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट। फिर आता है होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। This method refers to approach taken when learning material either all at once or in segments. Whole learning में क्या आ जाता है? Learning the entire content. और part learning में आता है learning by dividing the material into small meaningful units or sections. जैसे हमने यहाँ पे होल लर्निंग का दे दिया है। बेस्ट किस चीज़ के लिए होता है? वो शॉर्ट स्टोरी के लिए, क्योंकि आपको पूरा लर्न करना पड़ता है। कोई स्पीच देना है आपको, उसको पूरा लर्न करना पड़ता है। पार्ट लर्निंग में क्या होता है? जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंटेंट होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो हम लोग उसको छोटे छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स में, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें वो लर्न करने में मदद करे। तो इसलिए उसको होल वर्सेस पार्ट लर्निंग बोला जाता है। अब फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग इज़ द इनएबिलिटी टू रिकॉल। किसी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते तो वो फॉरगेटिंग होता है। वो या तो इट अकर्स व्हेन मेमोरी ट्रेसेस बिकम वीक। जब हम लोग वीक लर्निंग हो जाता है हमारा, हम उसको इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस नहीं कर पाते, दैट कम्स इन फॉरगेटिंग। उसके कॉजेज़ क्या होता है? फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस, जिसको डिके थ्योरी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेस डिके। मेमोरी स्टोर्ड एज अ फिजिकल और केमिकल ट्रेस इन द ब्रेन इफ़ नॉट रीइंफोर्स्ड बाय रिव्यू और प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस और रिव्यू ना करा जाए तो वो धीरे धीरे जो ट्रेसेस होते हैं वो फेड हो जाता है। जैसे फ़ोन नंबर फॉरगेट हो जाना। Lapse of time closely related to fading traces but broader in context. Over time, the connection between neurons related to memory may weaken. Time also allows other interfering information to build up. Forgetting high school lessons after several years without revision, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, वो धीरे धीरे टाइम के साथ लैप्स हो जाता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऑफकोर्स जिसका लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसका अटेंशन नहीं होगा, उसको लर्निंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो जल्दी भूल जाते हैं। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन मतलब इंटरफेरेंस थ्योरी, when new information interferes with the recall of previously learned information, common when similar information is learned back to back. कोई दो चीज़ें बहुत आस पास हों तो दोनों को एक साथ मेमोरीज करने से हम लोग भूल जाते हैं कि किसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो वहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस थ्योरी आ जाता है, जहाँ पे हम लोग दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर आप ट्रॉमा में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो ऑफकोर्स इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर ब्रेन टू keep all the information that you have stored. Now definition of forgetting curve. Forgetting curve क्या होता है? The Ebbinghaus forgetting curve is a graphical representation that shows how information is lost over time when there is no attempt to retain it. अगर आप धीरे धीरे लर्न करना छोड़ दोगे तो किस तरीके से वो धीरे धीरे आपके ब्रेन से चला जाता है। रैपिड इनिशियल फॉरगेटिंग क्या होता है? इसका फीचर्स दिया हुआ है। मोस्ट इन्फॉर्मेशन इज फॉरगेटिंग विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग। लर्न करने के 1 घंटे के अंदर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाते हो। अप टू 50 से 60% ऑफ लर्न मटेरियल कैन बी लॉस्ट विद इन द फर्स्ट डे। स्लोइंग ओवर टाइम क्या होता है? आफ्टर द इनिशियल शार्प डिक्लाइन द रेट ऑफ फॉरगेटिंग स्लोज डाउन। वॉट एवर इज रिटेन्ड आफ्टर अ फ्यू डेज इज लाइकली टू बी रिमेंबर्ड फॉर मच लॉन्गर। अगर आप बिल्कुल भी लर्न नहीं करोगे तो एक ही दिन में 50 से 60% आप भूल जाओगे। अगर आप उसको 1-2 बार उसको रिटेन करते हो तो वो कुछ दिनों के लिए आपके मेंटल ब्रेन में वो स्टोर रहेगा। रेपिटेशन स्ट्रेंथन रिटेंशन, बार बार रिवाइज करने से आपका फॉरगेटिंग कैपेबिलिटी बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डेज देख सकते हो, रिटेंशन देख सकते हो किस तरीके से 100% से वो धीरे धीरे कम हो जाता है अगर आप ज़्यादा दिन लगाते हो उसको रिवाइज करने में। एग्जाम्पल टाइमलाइन दिया हुआ है। इम्प्लीकेशन ऑफ फॉरगेटिंग कर्व विदाउट रीइंफोर्समेंट, आवर मेमोरी फेड्स रैपिडली, वी ऑल नो दैट। टू इम्प्रूव रिटेंशन हमें क्या चाहिए? टाइमली रिवाइज करना ज़रूरी है, रिपीटेशन ज़रूरी है, एक्टिव रिकॉल चाहिए हमें उसका। और यहाँ पे एक पिक्चर्स, एक टेबल दे दिया, ये भी आप लोग प्लीज़ लर्न कर लेना। टाइम सिंस लर्निंग, इमीडिएटली आप लर्न करते हो 100% याद रहता है, 20 मिनट के बाद 60% आप भूल जाते हो, 1 आवर के बाद 45%, 1 डे के बाद 30 से 35, 1 वीक में 20 से 25 और 1 मंथ के बाद 15% ही आप इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाते हो। तो इसीलिए एक कंटिन्यूस हमें उसको रिटेन करना, कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? इट अकर्स व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन इम्प्रूव्स और फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस इन अनदर सिचुएशन। एग्जाम्पल, लर्निंग टू प्ले द वायलिन में हेल्प इन लर्निंग द सेलो। बोथ रिक्वायर सिमिलर हैंड कोऑर्डिनेशन। दोनों को चलाने के लिए सेम कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ सीख जाए उसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र बोला जाता है। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? नेगेटिव ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन पास्ट लर्निंग इंटरफेयर्स विद द न्यू लर्निंग।
जैसे अ पर्सन यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रोड इन इंडिया में स्ट्रगल वाइल ड्राइविंग ऑन द राइट साइड इन यूएसए, क्योंकि हमें पता है यूएसए में राइट साइड ड्राइव करते हैं तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हमने बचपन से सीखा है कि लेफ्ट साइड गाड़ी चलाना है और हम लोग सडनली यूएसए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम हम लोग वो गलती करेंगे। ज़ीरो ट्रांसफ़र क्या होता है, जो हमारे प्रायर लर्निंग का और प्रेजेंट लर्निंग का कुछ भी अफेक्ट एक दूसरे को नहीं होता है। जैसे नोइंग हाउ टू बेक अ केक हैज़ नो इफेक्ट ऑन लर्निंग अलजेब्रा, दोनों डिफरेंट ऑल टुगेदर कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। बाईलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू अनदर। अ टेनिस प्लेयर ट्रेन टू सर्व विद द राइट हैंड लर्न्स टू सर्व बेटर विद द लेफ्ट हैंड टू, तो वो बाईलेटरल हो गया। अ पर्सन लर्निंग टू राइट विद द डोमिनेंट हैंड फाइंड्स इट ईजियर टू राइट विद द नॉन डोमिनेंट हैंड लेटर। ये क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू ब्रेन हेमिस्फीयर कोऑर्डिनेशन एंड मसल मेमोरी। किसी किसी का मसल मेमोरी सोचो हम बचपन से राइट से लिख रहे हैं लेकिन सडनली वी रियलाइज अरे लेफ्ट से तो मैं और अच्छा लिख सकता हूँ, दैट इज नोन एज बाईलेटरल ट्रांसफर। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। अब थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट क्या है, इट इज़ प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर to the extent that there are common or identical element in two activities. In other words, if two situations are very similar, what is learned in one can be readily applied to the other. For example, if you are becoming proficient at solving mathematical equation involving addition, you can transfer these skills to tackle similar situation involving subtraction because the fundamental mathematical principles are सेम। जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहता है, हमें पता है एडिशन कैसे करते हैं तो हमें फ्रैक्शन सॉल्व करने में भी वो ऑटोमेटिकली यूज़ करेगा, क्योंकि उनको सॉल्व करने का जो एलिमेंट है दैट इज़ आइडेंटिकल। क्योंकि फ्रैक्शन में भले ही हम लोग एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होता है लेकिन उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल एडिशन नहीं सीखेंगे तो हम फ्रैक्शन को भी एडिशन नहीं कर पाएंगे, हम इंटीजर्स को भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक क्या हो गया हमारा एडिशन, और आइडेंटिकल एलिमेंट्स क्या हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, इंटीजर्स हो गया, कुछ भी ले लो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सबट्रैक्शन इन मैथमेटिक्स। तो दिस इज नोन एज आइडेंटिकल एलिमेंट। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, जनरलाइजेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग नॉलेज और स्किल्स लर्नड इन वन कंटेक्स्ट टू समवॉट रिलेटेड बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल सिचुएशन। This theory accepts the identical elements theory but further adds that transfer of learning takes place because the pupil learns to acquire some broad principles and generalization which he applies in a number of situations which have identical elements. Example ले लेते हैं, if you are required proficiency in writing essay, you can apply the general writing skills to other contexts like drafting business reports or letters. आपने देखा होगा अगर आपका इंग्लिश अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका ऐसे राइटिंग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लिखते लिखते काफ़ी सारे डिक्शंस काफ़ी सारे वर्ड्स आप सीख जाते हो। तो जब आप ऑफिस में काम करने लगते हो और आप मैसेज ड्राफ्ट करते हो तो ऑब्वियसली वो सारे स्किल आप उसमें भी यूज़ करते हो। उसको जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। जो एक्सपीरियंस आपने ऐसे राइटिंग में सीखा वही सेम चीज़ आप जब मैसेज या लेटर लिख रहे हो उसमें बहुत ईजिली आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्योंकि आपका ऐसे लिख लिख के ऐसे कर करके आपका इतना ज़्यादा इंग्लिश का वोकैबुलरी डेवलप हो गया है कि आप उसको मैसेज ड्राफ्ट करने में भी यूज़ कर सकते हो। थ्योरी ऑफ आइडियल्स। दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय W.C. Bagley. Ideals of procedure, neatness, punctuality, hard work, honesty, etc. When consciously striven for and given an emotional tone, it can be transferred. This theory combines generalization and appreciation, that is a recognition of the worth or value of generalized control. To ensure transfer of learning, the attitude in question must be raised to the level of an idea and given an emotional tone. Bagley conducted certain experiments on transfer of neatness as an ideal. In one of the experiments, he emphasized neatness as an ideal in arithmetic for children of grade 3. The children were given no instruction regarding neatness in other subjects. The arithmetic work showed learns evidence in the improvement of neatness, but no such evidence was visible in children's work in other subjects. In other experiment, the experiment emphasized neatness in arithmetic work, but also talked about the importance of neatness as an ideal in whatever work children were expected to do. तो इसका मतलब मैं आपको इजीली बता देती हूँ। थ्योरी ऑफ आइडियल्स क्या था कि जब सोचो मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों की क्लास टीचर हूँ, मैं आती हूँ बच्चों को डांटती हूँ कि मुझे मैथ्स का नोटबुक एकदम क्लीन चाहिए, एकदम नीट वर्क होना चाहिए, अदरवाइज आई नॉट एक्सेप्ट द नोटबुक। तो वो बच्चे मेरे मैथ्स के नोटबुक बहुत सुंदर लिखेंगे, बट बाकी सारे सब्जेक्ट में वो वैसा ही लिखेंगे जैसा वो पहले गंदा गंदा लिखते थे। लेकिन अगर एज अ क्लास टीचर मैं उनको पढ़ाते टाइम बोलूँगी मैथ्स में आई नीड नीट हैंड राइटिंग, नीट नोटबुक, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, एंड सेम शुड बी अप्लाइड इन अदर सब्जेक्ट्स। इफ़ आई कीप ऑन टेलिंग देम दिस,
ग्रेजुअली यू विल सी बच्चों के जो बाकी सब्जेक्ट के नोटबुक्स हैं वो भी उनका नीट रहेगा और बहुत ही ऑनेस्टली वो लोग हार्डवर्क करेंगे और वो जो आइडियल उन्होंने मैथ्स क्लास में सीखा वो उसको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ट्रांसफ़र करेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफ़र या थ्योरी ऑफ आइडियल्स. ओके. प्रेप क्लासेस एकेडमी का सबसे पहला OSS TET OTET का पहला बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, जिसमें पहले 30 स्टूडेंट्स को 3000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा जाएगा, बोथ फॉर साइंस एंड आर्ट्स स्ट्रीम. और हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको BEd रिलेटेड भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पास्ट पेपर्स, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके सारे वीडियोज़ आपको आराम से मिल जाएंगे, तो ज़रूर डाउनलोड करिए. नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है? एक इंटरनल ड्राइव होता है, डिज़ायर होता है जो लोगों को एनर्जाइज कर देता है कुछ काम करने के लिए. इसके की एलिमेंट होता है नीड, जिसमें उनका हंगर होना ज़रूरी है कि मुझे ये चाहिए. ड्राइव, द इंटरनल कंडीशन दैट एक्टिवेट्स बिहेवियर, जैसे हंगर ड्राइव होता है उनका. गोल, उनका एक गोल होना चाहिए कि उनको क्या अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करना है, वो सिचुएशन क्रिएट करना ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पे मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, जो उनके इंटरेस्ट में होता है, वो इन्जॉय करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, अपना काम पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको अच्छे से काम करने से. दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देने की ज़रूरत ही नहीं है, कि उनको एक्स्ट्रा ड्राइव देने की ज़रूरी ही नहीं है. जैसे कुछ लोगों को रीड करना बहुत प्लेजर लगता है, कुछ लोगों को पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक डांस एंजॉय करता है, तो उनके लिए उसको कुछ भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि तुम ये कर दोगे तो तुमको इतना तुम्हारे सैलरी में इतना हाइक होगा, तुम ये कर लोगे तो तुम्हें प्रेज़ किया जाएगा, तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा पनिशमेंट तुम्हें ये मिलेगा. तो वो एक ड्राइव दिया जाता है जिसकी वजह से जो सामने वाला इंसान है वो मोटिवेट होकर फिर काम करता है. बायोलॉजिकल यानी प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है? दीज आर इनेट अनलर्न मोटिवेट्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. जैसे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, अवॉइडेंस ऑफ पेन, सेक्स ड्राइव, ये सब यूनिवर्सल होते हैं. ये ना तो कोई सिखाता है ना तो कोई ड्राइव करता है, ये हमारे अंदर बायोलॉजिकली आता है. दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल प्राइमरी मोटिवेशन. सोशल या सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होता है? दीज मोटिवेट्स आर लर्न थ्रू सोसाइटी से. जैसे अचीवमेंट, किसी ने अचीव किया मुझे भी करना है, उसके पास पावर है मुझे भी चाहिए, उसके पास स्टेटस है मुझे भी चाहिए, उसको हर कोई रिकॉग्नाइज़ करता है, मैं चाहता हूँ मुझे भी हर कोई रिकॉग्नाइज़ करे. तो वो फीलिंग जब आ जाता है, दैट इज़ सोशल सेकेंडरी मोटिवेशन, जो हमारे अंदर आ जाता है, फिर हम मोटिवेट होकर उस चीज़ के लिए काम करते हैं. फिर एक होता है कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मोटिवेशन. कॉन्शियस मोटिवेशन होता है यू आर अवेयर ऑफ द रीज़न फॉर योर बिहेवियर. आप ऐसा क्यों कर रहे हो आपको पता होता है. जैसे मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है. अनकॉन्शियस में क्या आ जाता है? मोटिवेशन फ्रॉम सबकॉन्शियस डिज़ायर और पास्ट एक्सपीरियंस. ठीक है. और फियर ऑफ फेलियर, मैं कभी बचपन में फेल हुई थी तो अब मुझे पढ़ना है, तो वो जो है वो अनकॉन्शियसली आ जाता है कि अरे ऐसा ऐसा हुआ था मुझे भी पढ़ना पड़ेगा. अप्रोच वर्सेस अवॉइडेंस मोटिवेशन. अप्रोच मोटिवेशन क्या होता है? ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू अटेन पॉजिटिव आउटकम, वर्किंग टू अर्न प्रेज. अरे मैं काम करूँगी ताकि मुझे प्रेज़ मिले, मुझे बॉस सबके सामने बोले कि ये कितना मेहनत करती है या करता है, वो अप्रोच है. अवॉइडेंस में क्या होता है? ड्रिवन बाय डिज़ायर टू अवॉइड नेगेटिव आउटकम्स. अरे मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, क्यों बेकार में पढ़ूंगी नहीं फिर फेल हो जाऊंगी, ये सोच के करना इज़ अवॉइडेंस मोटिवेशन. अब टीचर का रोल क्या है मोटिवेशन में? एक क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट. सबको पता है टीचर को पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट फोस्टर करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों में मोटिवेशन आए. क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, हमेशा टीचर का वो क्लियर रहना चाहिए. बच्चों को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों देना बहुत ज़रूरी है. कुछ बच्चे खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ को करना पड़ता है, चाहे नेगेटिवली दो चाहे पॉजिटिवली दो, देना बहुत ज़रूरी है. सर्टिफिकेट दो, उनको बोलो कि आपको क्लास में प्रेज़ किया जाएगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा, ट्रॉफ़ी दिया जाएगा, तो उस टाइप की मोटिवेशन भी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है. So here we finish the first chapter. Stay tuned for more videos. Thank you.